हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं EMRS JSA एग्ज़ाम 2025 जो कि अभी लास्ट वीक ही हेल्ड हुआ था। तो इसके मैथ्स के कंप्लीट सॉल्यूशन को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जिसके अंदर 26 क्वेश्चन टोटल, मतलब मैथ्स में रीजनिंग बेस्ड 25 क्वेश्चन थे, तो उसमें 26 क्वेश्चन था। ये कमर्शियल मैथ्स बेस्ड क्वेश्चन है। द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज 20% एवरी ईयर if the difference between the prices at the end of the third year and the fourth year is this much. What was the price at the end of second year? प्राइसेस के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग इनिशियल प्राइस उसका एक्स मान लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर में 20% इंक्रीज हुआ है, तो उसके हिसाब से फॉर्मूला ये हो गया, सेकेंड ईयर में ये, थर्ड में ये, और उसी तरीके से फोर्थ ईयर में इतना हो गया वैल्यू। क्योंकि प्रीवियस ईयर के इंक्रीज हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे ये वैल्यूज ऐसे इंक्रीज होती जा रही है 6/5 के फैक्टर में। तो इसने मेरे को और दिया क्या था, डिफरेंस दे रखा है बिटवीन थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर के प्राइसेस के बीच में डिफरेंस दे रखा है। तो यहाँ से मेरी इक्वेशन बन गई। जब मैंने इसको सॉल्व किया है तो यहाँ मेरी वैल्यू एक्स की निकल के आ गई है, जो मेरा प्राइस था। फिर इसने मुझसे पूछा था सेकेंड ईयर के एंड में क्या वैल्यू थी उसकी। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू पुट कर 720 आंसर आ गया। दैट सेटिस्फाइज द ऑप्शन नंबर 4। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इसमें कैपेसिटी डायमेंशंस दे रखी है हमारी, ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है। A tank is in the form of a cuboid whose length is this much, width is this much. If 21 kiloliters of water is added to it, the water level rises to 30 centimeter. What is the value of x? width की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो हमने इसको किस तरीके से सॉल्व किया है क्वेश्चन को। कैपेसिटी दे रखी है, इसके अंदर हमें वॉल्यूम की बात कर रहा है। लेंथ है, width मेरे को निकालनी है, हाइट मेरे को उसने बता दिया 30 सेंटीमीटर जा रही है। तो हमने यहाँ कैपेसिटी से इसको कन्वर्ट कर दिया। ये एक फॉर्मूला कन्वर्जन कर, हम लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने इसलिए किया इस चीज़ को, ताकि सिंप्लिसिटी हो सके और सेंटीमीटर में हमारी वैल्यू निकल के आ जाए जो हमारी विड्थ है उसकी। तो जब हमने यहाँ पे इसको पुट किया, कन्वर्ट किया है, तो एक्स की वैल्यू निकल के आ गई विड्थ 7 मीटर। दैट सेटिस्फाइज द ऑप्शन नंबर 7. Next question is 28 question. There are 3 positive numbers. When the average of any two of them is added to the third number, the number so obtained becomes this, this and this. Any two मतलब क्या कह रहा है, ये 3 नंबर है हमारे पास। ये जब हम किन्हीं भी दो की एवरेज को ऐड करते हैं तीसरे से, तो नंबर हमें दे रखा है कि क्या बन जाता है। तो इसने पूछा था व्हाट इज द एवरेज ऑफ द ओरिजिनल 3 नंबर्स। ओरिजिनल 3 नंबर्स का एवरेज वो पूछ रहा है। तो ऐसे करके हमने ये इक्वेशंस बना ली, इनको सॉल्व कर लिया, फिर हमने इन तीनों को ऐड कर दिया, तो हमारी ये वैल्यू निकल के आ गया। अब एवरेज 3 नंबर्स को पूछा था, XYZ यहाँ पे आ गया मेरा। तो एवरेज हम टोटल सम को डिवाइड कर देते हैं नंबर से। 94 इसका आंसर आ गया। दैट सेटिस्फाइज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, रेडियस ऑफ स्पीयर बेस्ड स्पीयर के बारे में बात हो रहा है। इफ द रेडियस ऑफ द स्पीयर इज इंक्रीज बाय 3 सेंटीमीटर्स, then its surface area increases by this much. What is the volume of the original sphere? दिया क्या इसने, एक स्पीयर की बात कर रहा है, उसकी ओरिजिनल रेडियस मैंने R1 सपोज कर लिया। फिर बोला उसने कि उसको इंक्रीज कर दिया 3 सेंटीमीटर। इंक्रीज करने से मेरे पास न्यू रेडियस इतनी आ गया। अब सरफेस एरिया की बात कर रहा है, सरफेस एरिया इतना इंक्रीज हो गया, तो मैंने दोनों को डिफरेंस करके उसके एरिया के बराबर कर दिया। जब हमने इनको सॉल्व किया तो यहाँ से मेरे पास ओरिजिनल रेडियस आ गई है, तो ओरिजिनल वॉल्यूम भी पूछी थी, इसने यहाँ पे फॉर्मूला में पुट कर दिया और मेरा आंसर आ गया 4851 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है। तो दैट सेटिस्फाई ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सिंप्लीफिकेशन बेस्ड है। पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ दिस लाइज बिटवीन, वैल्यू पूछ रहा है। तो इसके अंदर देखो सिंपल यहाँ से पता चल रहा है, ये आइडेंटिटी ओपन हो रखी है, a+b का होल क्यूब। यहाँ पे इसको मैंने वैसे बना दिया, फिर ये फॉर्मूला ऐसे हो गया, तो कैलकुलेशन सिंपल हो गया। फिर ऐड करके वैल्यू निकल के आ गई है 0.20। तो ये जो वैल्यू होती है दैट लाइज बिटवीन 0.15 और 0.25 के बीच में लाई करती है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 को सेटिस्फाई कर। क्वेश्चन अच्छे लेवल की पूछे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन नंबर्स A, B, C are divided by 17, the remainders are 13, 8 and 11 respectively. When this is divided by 17, what will be the remainder? अब इसने ये 3 नंबर दे दिए, वो कह रहा है इनसे ये डिवाइड हो रहा है और ये रिमाइंडर इनके बच रहे हैं। और पूछ क्या रहा है कि जब ये जो नंबर्स हैं इनको एक को 2 से, एक को 3 से, एक को 5 से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या बचेगा।
तो हमें ये डिवीजन एल्गोरिथम की हमें पता है इक्वेशन क्या होती है। यहाँ पे हमने हर एक नंबर डिविडेंड जब था डिवाइड किया था 17 से, तो उसको ऐसे इक्वेशन बना ली। अब मुझे फाइनली आंसर चाहिए 2a + 3b + 5c का, तो मैंने इनको इससे मल्टीप्लाई कर लिया। फिर देखते हैं, इनको 17 से डिवाइड कर दिया। तो जब हमने इनको सॉल्व किया है, नंबर्स को मैंने ये भी सपोज किया PQRS। तो फाइनली जब हम इनको इससे डिवाइड कर रहे हैं, अब हम देख क्या रहे हैं, हमने ये देखा कि ये वाला जो नंबर, ये और ये जब इनको 17 से हम डिवाइड करते हैं तो ये तो पक्का डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ पे पीछे ऊपर क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है कि ये जो नंबर्स हैं जब उनको 17 से डिवाइड करते हैं तो ये तो आ जाएगा इसका आंसर। बट जब हम लोग इन ये वाला केस केवल हमारा लेफ्ट आउट होगा। यहाँ पे क्या है, इनका सम होगा, इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा रिमाइंडर 3 निकल के आ जाएगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी डिविजिबल है 17 से। ओनली जो लेफ्ट आउट पोर्शन था उसके बारे में ही पूछ रहा था। तो जब हमने उसको 17 से डिवाइड किया तो 3 मेरा रिमाइंडर बच के आ गया। एंड दैट सेटिस्फाइज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 3। Question number 32. A shopkeeper bought 80 kg of rice at a discount of 10% on the marked price, and the wholesaler offered 1 kg rice free for the purchase of every 20 kg rice. If the shopkeeper sells it at the marked price, what will be his profit percentage? मुझे निकालना है क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले ये क्या बोल रहा है कि एक शॉपकीपर है, 80 kg राइस लेके आया और उसने उसको बेच दिया 10% डिस्काउंट पे। जो उसने मार्क की थी प्राइस, उसके 10% डिस्काउंट पे उसने उसको बेच दिया। और उसने इस तरीके से बेचा कि 1 kg राइस फ्री देगा फॉर अ परचेज ऑफ 20 kg राइस। अगर 20 kg राइस हम खरीदते हैं तो वो 1 kg राइस फ्री देगा उसको। ठीक है, तो निकालना है तो शॉपकीपर सेल्स इट एट अ मार्क प्राइस, व्हाट इज द प्रॉफिट, हिज प्रॉफिट परसेंट, उसकी प्रॉफिट परसेंट निकालनी है। तो मैंने एमपी को यहाँ पे एक्स मान लिया और वो डिस्काउंट ऑफर कर रहा है 10% का। अगर मैं 80 kg राइस परचेज कर रही हूँ, यहाँ पे 80 था, उसने 80 kg राइस परचेज किया था, तो 80 की एमपी कितनी हो जाएगी, 80x हो जाएगी। अब यहाँ से मैं इसकी एसपी कैलकुलेट कर रही हूँ, तो हमने फॉर्मूला ये वाला यूज़ किया है, डिस्काउंट पे दे रहा है, ऐसे फॉर्मूले में 90 आ गया, फिर ये डिस्काउंट मतलब लॉस। तो अब मेरी ये वैल्यू निकल के आ गई 72x। ये क्या है, एसपी है कितकी, 80 kg ऑफ राइस की। ये जो हमारा शॉपकीपर है उसके लिए सीपी है। ठीक, अब होलसेलर क्या करेगा, शॉपकीपर को बेचेगा। अब 20 kg राइस जब वो बेच रहा है तो 1 kg फ्री दे रहा है। अगर 80 kg राइस देगा तो कितना देगा, यहाँ पे कैलकुलेट करके 4 kg फ्री देना पड़ेगा उसको। तो ये 84 kg राइस टोटल वो बेच रहा है। शॉपकीपर गेव 4 kg फ्री राइस एट डिस्काउंट प्राइस। अब शॉपकीपर कितने रुपए में उसको बेच रहा है, 84 पर केजी वो बेचेगा उसको। एज सेल्स 84 kg राइस, एमपी इज इक्वल टू, अब उसकी एमपी कितनी हो जाएगी, अगर 84 kg है तो 84x हो जाएगी। तो ये शॉपकीपर के लिए एसपी होगी। अब एसपी फॉर द शॉपकीपर इज 84x और सीपी फॉर द शॉपकीपर वो कितने निकल के आई, 72x। मतलब उसने इतने में तो खरीदा था उसको, बट वो उसको इतने में बेच रहा है। ठीक है, डिस्काउंट दे के भी वो इतने में उसको बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट ऑफ द शॉपकीपर कैसे निकलेगा हमारा, एसपी माइनस सीपी और में सीपी। ये फॉर्मूला यूज़ करके फिर यहाँ से हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, परसेंटेज कितनी है। 50/3 आया था, उसको डिवाइड किया तो 16/2/3 परसेंटेज यहाँ से निकल के आ गया। दैट सेटिस्फाइज ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पाइप से रिलेटेड है, वर्क डन। दो पाइप्स हैं हमारे पास, ए और बी, कैन फिल अ टैंक इन 18 आवर्स एंड 24 आवर्स रिस्पेक्टिवली। इनिशियली वो क्या है, दोनों अलग अलग भरते हैं, तो एक 18 आवर्स लेता है, 24 आवर्स लेता है। अब पाइप सी इज एन एम्प्टिंग पाइप, वो खाली कर रहे हैं पाइप सी। ऑल द पाइप्स आर पुट फॉर 6 आवर्स, 6 आवर्स के लिए उसको हमने चलानी। इट वॉज फाउंड द 7/12 पार्ट ऑफ द टैंक स्टिल रिमेन्स एम्प्टी। जब हमने उनको तीनों पाइप को चलाया 6 घंटे के लिए, अभी भी इतना जो टैंक में वो एम्प्टी है। In how many hours can pipe C alone empty 1/3 part of the tank? ये पूछ रहा है कि कितने घंटे में अगर मैं C को अकेले चलाती हूँ तो वो खाली कर सकता है 1/3 ऑफ द टैंक। कैसे किया, सबसे पहले तो हम लोगों ने क्वेश्चन, यहाँ पे हमने इनके 1 आवर का वर्क निकाल दिया। 1 आवर का वर्क मैंने निकाला तो 1/18 आ गया इसका, बी का इतना है, और सी क्योंकि एम्प्टिंग पाइप है तो इसलिए मैंने इसको 1 बाई माइनस में लगा दिया, -1/c। 1 आवर का वर्क है इन तीनों का।
अब तीनों पाइप को 6 घंटे के लिए हम ओपन कर रहे हैं, तो 6 घंटे के लिए वर्क ये हो जाएगा। अब उसने ये कहा कि 7/12 पार्ट को एम्प्टी कर रहा है, इसका मतलब क्या है, फिल कितना होगा, 1 माइनस उसको कर देगा तो 5/12 पार्ट ऑफ द टैंक को फिल हो रहा है 6 घंटे में, 6 आवर्स में। तो अब जब हम इस इक्वेशन में इस चीज़ को यहाँ पे पुट कर देते हैं, सॉल्व करके यहाँ से हमको सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहाँ से पता चल गया कि सी कितना टाइम ले रहा है एम्प्टी करने के लिए, टैंक को 36 आवर्स ले रहा है। और क्वेश्चन में पूछा क्या था, 1/3 टैंक को एम्प्टी करने में उसको कितना टाइम लग रहा है। 1/3 टैंक को एम्प्टी करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, ये पूरे में लग रहा है 1/3 ऑफ एम्प्टी करना उसको। सब यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ये 12 आवर्स निकल के आ गया। जो 12 आवर्स है अब वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में सेटिस्फाई कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ बेस्ड है। ये एलसीएम और एचसीएफ दे दिया क्वेश्चन में, बोथ द नंबर्स आर 3 डिजिट। अब बोला है इफ x इज द सम ऑफ द टू नंबर्स देन द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ x इज। सम बोल दिया क्या, x बता दिया उसको, सम बता दिया टू नंबर्स का। अब पूछ लिया है कि देन द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ x। x क्या है, सम है दो नंबर्स का, पर उसने क्या पूछा, डिजिट्स का सम पूछा है, सम ऑफ द डिजिट्स। कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन में, हमें एक आइडेंटिटी पता है कि क्या रिलेशन होती है, एचसीएफ इंटू एलसीएम करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है हमारे पास, और ये दोनों नंबर मेरे पास 3 डिजिट नंबर्स हैं। तो एचसीएफ तो नंबर क्या निकल के आ जाएगा, 37x और बी आ जाएगा 37y। एचसीएफ से नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है। नंबर का प्रोडक्ट एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होते हैं, यहाँ से मेरे पास इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया। अब इसने मुझे क्या कहा था क्वेश्चन में, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई कैन बी, यहाँ से हम अगर एक्स और वाई की वैल्यू आइडेंटिफाई करना चाहते हैं 3 into 5, या फिर ये हो सकती हैं, कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं इसकी। ओनली ये ही सेटिस्फाई कर रही है हमारी इसमें 3 डिजिट बनाने के लिए। इस चीज़ को 3 डिजिट अगर मुझे बनाना है तो मेरी केवल यही वाली वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। जब ये सेटिस्फाई कर रहे थे, मैंने यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट किया तो ये मेरी ये वाली वैल्यूज निकल के आ गई। तो x मेरा क्या था, सम ऑफ द टू नंबर्स, इन दोनों नंबर्स का सम कितना है, इतना, और ये मेरा नंबर आ गया और इसकी डिजिट्स का सम पूछा हुआ है, तो यहाँ पे हमने इनको ऐड कर दिया, 17 निकल के आ गया। तो दैट सेटिस्फाइज ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर ये बात कर रहा है, एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन इज इक्वल्स टू रेक्टेंगुलर फील्ड। सर्कुलर गार्डन का जो एरिया है वो रेक्टेंगुलर फील्ड के एरिया के बराबर है। रेशियो बता दिया लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फील्ड की इसने 14:11। पेरीमीटर भी इसने दे दिया, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द सर्कुलर गार्डन, फिर फाइनली उसने मेरे को पूछ लिया। तो सर्कुलर गार्डन का अगर मुझे पेरीमीटर निकालना है तो मुझे रेडियस पता होना चाहिए। तो जो चीज़ उसने मुझे दी हुई है वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख ली, पेरीमीटर दे दिया। अब पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इस तरीके से मैंने यहाँ निकाल लिया, तो मेरी जो एक्स प्रोपोर्शन वाली जो वैल्यू है वो मेरी 4 आ गई है। अब एरिया ऑफ सर्कल इसने एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर कर दिया, तो दोनों की वैल्यूज मैंने पुट कर दी, फॉर्मूलेस पुट करने के बाद रेडियस मेरा निकल गया, वहाँ से मैंने पेरीमीटर ऑफ सर्कल निकाल दिया। पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज द सेम एज सर्कमफ्रेंस। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 36 क्वेश्चन, ये तो सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोगों ने पहले इनको लिख लिया और उनको हमने सिंप्लीफाई कर लिया रूट की फॉर्म में। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया, फिर बाद में वैल्यू को कंपेयर कर लिया, वहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 4 निकल के आ जाता है। ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू मेरी 6 हो गई है, तो ऑप्शन 4 सेटिस्फाई कर रहा है। सो इसमें जो मेरा आंसर a प्लस बी की जो वैल्यू है दैट इज 6, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 दैट्स नॉट 4, ऑप्शन नंबर 3 द आंसर इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्टेंस टाइम वाला क्वेश्चन आ गया, रिलेटिव स्पीड वाला क्वेश्चन है। ट्रक इज ट्रैवलिंग एट 88 किलोमीटर पर आवर was 80 meters behind the bus moving in the same direction. After 40 seconds the truck was 120 meters ahead of the bus. ठीक है, तो what was the speed of the bus? बस की स्पीड पूछ रहा है कि कितनी बस की स्पीड थी, सो दैट वो जो ट्रक है उससे आगे निकल गया। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ट्रक कितना हो जाएगा, वो 80 मीटर तो उनके बीच में पहले डिस्टेंस था, फिर वो 120 मीटर अहेड हो गया तो इतना हो गया। फिर टाइम कितना लिया उसने, 40 सेकेंड्स लिया उसको ओवरकम करने के लिए। तो ओवरकम करने का टाइम आ गया, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड है। अब सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड जो है वो डिफरेंस हो गया दोनों का। तो स्पीड ऑफ ट्रक मेरे को कितनी देर की थी, 88 किलोमीटर पर आवर, उसमें मैंने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। अब फाइनली क्या हुआ, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पर रिलेटिव स्पीड मैंने ऐसे वैल्यू पूरी पुट कर दी है इसके अंदर। हम इसको सॉल्व किया तो हमारी बस की वेलोसिटी या फिर बस की स्पीड निकल के आ गई है
इतना किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड में निकली थी हमारी वैल्यू, फिर हमने उसको कन्वर्ट कर दिया 18/5 से मल्टीप्लाई करके, तो ये 70 किलोमीटर पर आवर आई है, और ये दिया है मेरे को ऑप्शन नंबर 1 के अंदर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारी सिंप्लीफिकेशन ऑफ वैल्यूज़ के ऊपर बेस्ड है, और इसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे रिपीटिंग ये वैल्यू दे रखी है, तो इसको कन्वर्ट करके हमारा ये आया, इसको कन्वर्ट किया तो ये चीज़ आई है, और इसको जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये आया, अंडर रूट के अंडर था तो मैंने सिंप्लीफाई करके इसको 1/3 करके यहाँ पे लिख लिया। तो जब हम इनको सॉल्व कर रहे हैं, इनकी वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करने पे ये हमारा इतना आंसर निकल के आया, और जब हमने इसको टर्मिनेटिंग केस में कन्वर्ट करना चाहा तो 0.41 बार निकल के आया, तो दैट इज सेटिस्फाइंग ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39। अब यहाँ पे भी स्पीड के बारे में, रिलेटिव स्पीड के बारे में क्वेश्चन है। अ ट्रेन P is running at a speed of this much and crosses a person moving at a speed of this much in the same direction in 27 seconds. अब ये जो ट्रेन है ये क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है एक और ट्रेन को, रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। कितने, उसकी स्पीड बता दी है इसने 40 किलोमीटर पर आवर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। तो अब ये पूछ रहा है कि कितने टाइम में वो उसको क्रॉस करेगी क्यू ट्रेन को। ठीक है, सबसे पहले इसने मेरे को ट्रेन की स्पीड और मैन के बारे में दिया था, तो वहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा, वहाँ से मैंने टाइम उसने बोला था 27 सेकेंड्स ले रहा है उस मैन को क्रॉस करने के लिए। तो यहाँ से रिलेटिव स्पीड और मैंने फॉर्मूला पुट करने के बाद मेरा क्या निकल गया, लेंथ ऑफ ट्रेन निकल के आ गई। लेंथ ऑफ ट्रेन मुझे यहाँ से पता चल गया, और दूसरी ट्रेन जो क्यू है उसकी भी लेंथ मेरे को इसमें गिवन है 280 मीटर। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन मेरी इतनी निकल के आई है। जो पहली वाली कंडीशन थी उससे लेंथ ऑफ द ट्रेन निकली है मेरी पी वाली की। अब पी और क्यू ये दोनों की बात कर रहा है, तो टाइम कितना लिया है उसने वो मुझे कैलकुलेट करना है। टाइम मुझे कैलकुलेट करना है, दोनों की लेंथ दी है और स्पीड दे रखी है उसने मेरे को। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे रिलेटिव, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो रिलेटिव स्पीड हमारी एड अप हो जाती हैं। और किस में दे रखी है मेरे को, इसने 40 किलोमीटर पर आवर्स के फॉर्म्स में दिया है, इसको मैंने मीटर पर सेकेंड में यहाँ पे कन्वर्ट किया है। और तो मेरा टाइम जब निकल के आया सिंप्लीफिकेशन करने के बाद 22 सेकेंड्स निकल के आया। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर 4 को सेटिस्फाई कर रहा है। इन सेकेंड्स पूछा है तो इसीलिए कन्वर्जन करना है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सिंपल है, 1/2 ये है, और दूसरे की रेशियो इसने मेरे को ये दे दी है, सम दे दिया, फिर इसने मेरे से पूछ लिया बी और सी की रेशियो क्या होगी। तो यहाँ से मैंने इनको सिंप्लीफाई किया। फर्स्टली मैंने क्या किया, a + b + c इज इक्वल टू, मेरे को इतना गिवन था, फर्स्ट कंडीशन से मैंने ये निकाल लिया, ये कंडीशन मैंने इसके अंदर पुट करी है, तो a की वैल्यू निकल के आ गई। सिमिलरली मैंने इसको भी उठाया, इस वाली कंडीशन को उठाने के बाद यहाँ से फिर जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो a + c था, तो यहाँ से मैंने वैल्यू जब इसी को मैंने दोबारा से इसमें a + b + c में पुट किया तो मेरा आंसर निकल के आ गया, b की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई है। फिर जो c है, c कैसे निकला है यहाँ पे मेरा, c की वैल्यू मैंने a + b मुझे पता था, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करने के बाद में इसी इक्वेशन को मैंने मॉडिफाई कर लिया है, और यहाँ पे इसका आंसर मेरा निकल के आ गया, c की वैल्यू 1262। अब रेशियो दोनों की पूछी हुई थी तो मैंने दोनों की रेशियो यहाँ पे लिख दिया, दैट कम्स आउट टू बी 9/5। 9/5 दैट इज सेटिस्फाइंग ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 मेरा ये सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द 9 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 99। ऐसी क्वेश्चन की एक सॉल्यूशन की वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, यू कैन वॉच। अगर अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इसमें ये बोल रहा है 9 डिजिट नंबर मेरे को ये गिवन है, बोल रहा है 99 से डिविजिबल है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x + y + z। तो 99 से अगर कोई नंबर डिविजिबल है तो वो 11 से भी होना चाहिए और 9 से भी होना चाहिए, तभी वो पूरा नंबर 99 से डिविजिबल होगा। तो 11 की जो डिविजिबिलिटी रूल होती है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑड डिजिट, जहाँ पे जो भी नंबर उनका ऑड डिजिट प्लेसेस है माइनस जो इवन डिजिट पे नंबर है उनका सम, वो डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए या फिर डिफरेंस होना चाहिए 0 के बराबर। तो अब यहाँ से जब हमने इसको सॉल्व किया है, ये 11 से कब डिविजिबल होगा, जब ये जो x + y + z की वैल्यूज़ ये हो सकती हैं। ठीक है, तो अब इसी चीज़ को ही लेके आगे हम 9 से डिविजिबिलिटी को चेक करें। 9 की क्या डिविजिबिलिटी रूल होती है कि जो सम ऑफ डिजिट्स होता है वो डिविजिबल होना चाहिए 9 से। तो जब हमने इसको चेक किया यहाँ पर, तो 9 से डिविजिबिलिटी के लिए हम वैल्यूज़ को इनको पुट करके देख रहे हैं। फिर यहाँ से मैंने इसकी वैल्यू 16 ले ली। ठीक है,
16 वैल्यू जब मैंने यहाँ पे पुट की सम किया तो मैंने देखा कि वो रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ रहा है, तो x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से क्या हो जानी चाहिए, 16 हो जानी चाहिए इस केस में। तो ऑप्शन नंबर 3 वो सेटिस्फाई हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, प्रॉफिट परसेंट दिया है दो कंपनीज का, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर, ये एक फॉर्मूला दे रखा है प्रॉफिट परसेंटेज का, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इनटू 100। क्वेश्चन में पूछा क्या है, इन 2021 द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी वाज 300 करोड़ एंड इन 2023 द इनकम ऑफ द कंपनी ए वाज इतना करोड़। एक्सपेंडिचर कंपनी बी के बारे में बताया और इनकम ऑफ कंपनी ए के बारे में बता दिया। व्हाट इज द डिफरेंस इन करोड़ इन द इनकम एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए। अब उसने उल्टी चीज पूछ लिया, बताया तो एक्सपेंडिचर और इनकम है, एक्सपेंडिचर बी का और इनकम ए की, पर पूछा क्वेश्चन में उल्टा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें ये वाला फॉर्मूला पता है, एक्सपेंडिचर ऑफ बी इतना बता दिया और इनकम ऑफ ए इसने इतना बता दिया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है इस चीज़ का। तो हम क्या निकाले, प्रॉफिट परसेंटेज का हमने फॉर्मूला यूज़ किया है। प्रॉफिट परसेंटेज कितना बताया है, यहाँ से हमने इससे निकाल लिया। प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ कंपनी बी के बारे में बात कर रहे हैं, दैट कम्स आउट टू बी 48% इन 2021। तो मैंने यहाँ से 48% लिख लिया। जो 48% है वो क्या है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर। तो जब हमने इस फॉर्मूले के अंदर पुट किया, जो वैल्यूज गिवन थी, हमारा यहाँ से इनकम ऑफ बी निकल के आ गया। अब इनकम ऑफ बी मेरा निकल के आ गया। सिमिलरली प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ ए मैंने 2023 में देखा है, वो यहाँ से हमने देख लिया 2023 में प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ ए, दैट कम्स आउट टू बी 55%। जब हमने यहाँ पे भी फॉर्मूले में पुट किया तो यहाँ से मेरे पास एक्सपेंडिचर निकल के आ गया उसका, और डिफरेंस पूछा हुआ था जिस वैल्यू का, तो जब हमने इसको सॉल्व किया 144 निकल के आ गया दोनों का डिफरेंस। तो दैट कम्स आउट टू बी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो सिंपल है, आप इसको देख लोगे एक्सपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करके। यहाँ पे हमने फिर वैल्यूज़ को कंपेयर कर दिया, इनकी वैल्यू 14 निकल के आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर 14 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। इसमें भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बस थोड़ा सा ध्यान से इनको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफिकेशन जब हम लोग इनको कर लेते हैं तो हमारी वैल्यू निकल के आ जाती है 35/18। 35/18 इज इन ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा दिया हुआ है, देयर आर 3 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स, 1/3 ऑफ द एवरेज ऑफ दीज नंबर्स इज 16 लेस देन द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग देम। देखो अब 3 नंबर हैं, उसको हम लोगों ने क्या बोला फर्स्ट पार्ट के अंदर कि हमें ये जो ए वाली लाइन है इसको यहाँ पे डिकोड करके लिखा है, और यहाँ पे हमने अजम्पशन क्या किया है, जहाँ एक्स है वो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है, जेड जो हमारा लार्जेस्ट नंबर है, ये हमने अज्यूम किया। तो बोला था एवरेज ऑफ other two numbers excluding the greatest number is 20। greatest number मेरा z है, तो बाकी दोनों का एवरेज जो 20 उसने बता दिया है। जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू होगी, मैंने इसमें पुट कर दी, सिंप्लीफाई करके z निकाल लिया, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 3 है, 23। ये मेरा ग्रेटेस्ट नंबर है इनके अंदर से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है। इसमें बोला है रमन स्पेंड्स 84% ऑफ हिज इनकम और एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन है। इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 40% एंड सेविंग डिक्रीज्ड बाय 50%, देन बाय व्हाट परसेंटेज डज हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस। नियरेस्ट टू इंटीजर बोला है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं कि इनकम हमने उसकी x मान ली ओरिजिनल, एक्सपेंडिचर उसका 84 माना, 84 एक्सपेंस दिया है, तो सेविंग उसकी कितनी निकल के गई यहाँ से, ये निकल के आ गई। अब न्यू इनकम में 40% इंक्रीज हो गया, तो 100 का 40% ये हो गया, सेविंग डिक्रीज हो गई 50%, तो इससे यहाँ से मेरी सेविंग निकल के आ गई 8 रुपीज़। अब एक्सपेंडिचर कितना हो गया फिर इसका, 132 रुपीज़ इसका एक्सपेंडिचर हो गया। परसेंटेज इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर बोला था, तो ये और ये दोनों मेरे इसके एक्सपेंडिचर्स है, दोनों ओरिजिनल वैल्यू और ये न्यू वैल्यू है, दोनों का डिफरेंस कर दिया अपॉन ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द एक्सपेंडिचर, वहाँ से मेरी निकल के आ गई 56%, नियर अबाउट 56%, दैट इज सेटिस्फाइंग ऑप्शन नंबर 2। 47 क्वेश्चन यहाँ पे वर्क डन का है, एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन है। इसको कैसे निकाला, बोला है कि A is 40% more efficient than B. Working together, A and B can complete the work in 15 days. A alone worked for 15 days.
एंड हाउ मेनी डेज विल बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। कैसे निकाल रहे हैं? बी मान लो उसको एक्स डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो ए क्या बोला उसमें 40% एफिशिएंट है, ठीक है। तो 40% अगर एफिशिएंसी है तो बी उसको हमको कितने दिन में कंप्लीट करेगा, यहाँ से इतने दिन में कंप्लीट करेगा। अब मैंने दोनों का 1 डे वर्क निकाल लिया है। 1 डे वर्क जब मैंने निकाला तो सेम वर्क वो कंप्लीट कर रहे 15 डेज के अंदर। 15 डेज के अंदर कंप्लीट करे तो वो 1 डे का वर्क मैंने इनका निकाल दिया, दोनों को ऐड करके 15 के बराबर कर दिया, ये दोनों लगे एक साथ। तो जब हमने इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट किया तो x की वैल्यू मैंने निकल के आ गई 36। x क्या माना था मैंने, b अलोन कितने दिन में काम कंप्लीट कर, तो यहाँ से निकल के आ गया b को 36 डेज लगेंगे। और फिर कन्वर्सली जो x की यहाँ पे वैल्यू थी उससे मैंने ये भी निकाल लिया है कि हमें a को कितने दिन तक। इसने पूछा था कि a अलोन वर्क कर रहा है फॉर 15 डेज, 15 डेज का काम निकाल लिया फिर मैंने उसका a का। अब लेफ्ट वर्क कितना हो गया, 5/12 वर्क लेफ्ट हो गया, इतना वर्क इसने कर दिया था। लेफ्ट वर्क बी कंप्लीट करेगा, कितने दिन में करेगा वो कंप्लीट, 36 डेज। उसको वन वर्क कंप्लीट करने में लग रहा है, 5/12 वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 15 डेज में कंप्लीट करेगा। तो यहाँ से जो ऑप्शन नंबर 4 मेरा निकल के आ जाता है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है सर्टेन, ये हमारा कमर्शियल मैथ्स बेस्ड क्वेश्चन है। A certain sum of amount this much in 2 years at 15% per annum when it is compounded 8 monthly. 8 monthly हम इसको compound कर रहे हैं. What will be the amount of the same sum at simple interest in the same period and the same rate at the same time? Amount पूछ लिया उसने, ठीक है। अमाउंट पूछ लिया उसने तो अमाउंट का फॉर्मूला मेरे पास ही होता है, 2 इयर्स के लिए है और रेट मेरा इतना गिवन है। वो रेट क्या है, 8 मंथली कंपाउंडेड है। तो जो टाइम होता है उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं और रेट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से सिंपली मैंने 8 मंथ्स को कन्वर्ट कर लिया ईयर में और यहाँ पे वैल्यूज पुट कर ली। फॉर्मूले में पुट करने के बाद मेरे पास प्रिंसिपल निकल गया। अब प्रिंसिपल निकल गया तो सिंपल इंटरेस्ट भी निकल जाएगा वहाँ से, और फिर सिंपल इंटरेस्ट निकल के बाद मैंने उसमें अमाउंट को कैलकुलेट कर लिया। तो अमाउंट कम्स आउट टू बी this much and this is satisfying option number 3, 19,500. 49th question is A sold an article B for rupees इतना and lost 20%. अब यहाँ पे कुछ जो चेन टाइप में शो कर दिया, बोला है कि A ने एक आर्टिकल सेल किया है B को, रुपीस भी बता दिया उसने कितने में सेल किया है, वो उसको लॉस हो गया, ठीक है, 20% का उसको लॉस हो गया। फिर वो बोल रहा है कि अब बी उसके ऊपर कुछ ओवरऑलिंग कॉस्ट स्पेंड कर रहा है, पैसे स्पेंड कर रहा है और वो उसको बेच दे रहा है, उसको सी को बेच रहा है, वो प्रॉफिट हो रहा है 18% का। अब इसने पूछा क्या है, इफ ए हैज सोल्ड इट फॉर दिस प्राइस। अब जिस प्राइस पे इसने बेचा है बी ने सी को, इस प्राइस पे अगर ये बेचता तो इसका गेन परसेंट मेरे को निकालना है। तो सबसे पहले जो चेन है उसके हिसाब से CP ऑफ ए मैंने निकाल लिया, CP ऑफ ए, CP ऑफ ए मेरे को SP इसमें गिवन था, SP मेरे को इतना गिवन था, तो फॉर्मूला में मैंने पुट करके इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल दी CP ऑफ ए की। अब जो CP ऑफ ए है वो क्या है 600। अब CP ऑफ बी कितनी है मैंने को उसने दे रखी है कि वो ये इसके लिए SP हो जाएगी। तो CP ऑफ बी कितना है 480 रुपीज़। नई CP कितनी हो जाएगी बी की, क्योंकि उसने कुछ पैसे उसके ऊपर भी स्पेंड कर रखे हैं तो वो उसमें ऐड कर दिया 500 रुपीज़ हो जाएंगे, ठीक। अभी B sold to C at a price which gives him a profit of 18%। एक जिससे इतने में वो बेच रहा है कि एक को 18% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है SP ऑफ B है, क्योंकि B हमारा सेल कर रहा है, प्रॉफिट किसको हो रहा है A को हो रहा है, तो हम CP ऑफ A लेते हैं, ठीक है। तो 18% उसने बोला था, जब मैंने इस फॉर्मूले में पुट किया तो SP फॉर सेलिंग प्राइस ऑफ B मेरी निकल के आ गई 708। मतलब ये जो है इसको बेच रहा है 18% प्रॉफिट में, तो कितना पैसे में बेचेगा उसको 708 रुपये में वो बेच रहा है। अब बी सोल्ड टू सी एट रुपीज़ इतना, ये तो मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पर। अब प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ मेरे को बी का कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ बी मुझे कैलकुलेट करना है, तो SP मेरे यहाँ से पता चल गया और उसका जो CP था ये इतना इसका CP था, तो कितना निकला ये प्रॉफिट परसेंटेज, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमने CP से डिवाइड कर दिया, दैट कम्स आउट टू 41.6%, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 42%, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 4 सेटिस्फाई कर। ऑप्शन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है, a certain sum is distributed among A, B and C in such a way that
If their shares are decreased by this much respectively, then they have money in the ratio of this. If C share exceeds A share by this much, then what is the share of B? क्वेश्चन में तीनों के शेयर की वैल्यूज बता दी कि इतनी इतनी डिक्रीज हो रही है और मनी जो उनके पास बचा है उसकी रेशियो भी बता दी है। तो यहाँ से अगर मैं सबका शेयर्स निकालती हूँ तो कितने निकल के जाएंगे, सी के शेयर हो जाएगा, जो मनी उसके पास लेफ्ट है प्लस जितना उसका लॉस हुआ था इतना उसका शेयर था। ऐसे ही यहाँ पे ए का भी निकल जाएगा। अब मेरे को क्वेश्चन में दिया है क्या, सी का जो शेयर है वो एक्सीड कर रहा है ए के शेयर से भाई इतना, तो मैंने इनकी वैल्यूज पुट करके यहाँ से निकाल लिया है, ये जो मेरा प्रपोर्शन एक्स जो था उसकी वैल्यू निकाल ली। फिर बी का शेयर यहाँ से ऐसे ही निकल जाएगा, तो बी का शेयर मेरा कितना निकल के आया है 2598 रुपीज। दैट इज सेटिस्फाइंग ऑप्शन नंबर 2. So thank you very much for watching. Hope you got some clarity about how to solve these questions. Detailed explanation tha, so it takes a lot of time and efforts. Thank you very much for watching. It needs a thumbs up. Do like, share and subscribe my channel for more updates and these types of topic related questions. Thank you very much for watching. Have a great day.